गुड इवनिंग। मैं रतन कुमार काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने चर्चा किया था जो कीवर्ड्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में, जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और हम आपके लिए बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका भी कलेक्शन करके लाए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया था। तो एनसीएफ 2005 यहाँ है उसका संपूर्ण निचोड़। संपूर्ण निचोड़ कहने का अर्थ है जो जो प्रश्न पूछा जाता है उससे लिया है। तो एनसीएफ क्या है? तो एनसीएफ जो एक दस्तावेज है ये बहुत बड़ा है, प्राय 200 पेज का होता है, 180-90 पेज का है। तो उसको पढ़ना बहुत ही कठिन है, उसको पढ़ा जा सकता है लेकिन बहुत समय लगता है। तो हम क्या किए हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके लिए निकाल के लाए हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। सीटेट में अक्सर पूछा जाता है और डब्ल्यूबी में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो एनसीएफ में आपको पढ़ना क्या है, एनसीएफ में आपको समझना है। इसके पहले भी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपको अपनी सोच बदलना है। तो एनसीएफ हमको वही बताता है कि आपको क्या सोचना है। एनसीएफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, हालांकि वो ज़मीनी स्तर पर उसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत जगहों पर तो होता ही नहीं है। फिर भी हमको क्या करना है, उस चीज़ को समझना है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। तो व्यवहार मतलब हो गया प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमको वही सोचना है जो एनसीएफ बता रहा है। यहाँ पे और भी एक समस्या आएगा कि एनसीएफ क्या बता रहा है, आरटी एक्ट क्या बता रहा है, या हमारा जो किताब है सीडीपी का वो क्या बता रहा है। तो एनसीएफ में जो पढ़ेंगे क्वेश्चन के अनुसार हम उसका वही उत्तर देंगे। तो पहले हम देखते हैं एनसीएफ के बारे में। तो एनसीएफ क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। तो ये 2005 का एनसीएफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही हमारा क्या है, लेटेस्ट है। हालांकि 2005 से अभी 2022 तक कोई एनसीएफ नहीं आया है। ये चौथी दस्तावेज है, चौथा बार इसको पब्लिश किया गया है। इसके पहले जो था, इसके पहले जो एनसीएफ का था 1975 1975 में पहला और 88 में दूसरा, उसके बाद जो था जो आपका 2000 और इसके बाद है 2005। ये 4 ठो अभी तक हो चुका है, ये चौथा दस्तावेज है। तो अभी गैप ज़्यादा हो चुका है, फिर भी हमारा यही लेटेस्ट दस्तावेज है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसका फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार, यहाँ भी ध्यान देना है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। यानी हमको बताया गया है कि कैसे हमारा शिक्षा व्यवस्था होगा और वहाँ पे जो शिक्षकों का जो रोल है क्या होगा, यानी कैसे उसको पढ़ाना है। तो यही हमको सीखना है और समझना है। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसको लिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति का जो निबंध है या उपन्यास है वहाँ से लिया गया है। सभ्यता और प्रगति में यही चीज़ को बताया गया है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसकी मानसिकता कैसी है, बच्चों के साइकोलॉजी को समझना है, बच्चे के साथ किस तरह से रहना है, एक साथ सामंजस्य स्थापित करना है, इसी के बारे में बताया गया है और वहीं से लिया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपको याद रखना है। इसके अलावा है जो 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित होकर बाल केंद्रित हो। यानी जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित था पहले, यानी पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा किया जाता था, उसके सिलेबस को बड़ा किया जाता था, ये माना जाता था कि ज़्यादा बड़ा सिलेबस रहेगा, ज़्यादा कंटेंट रहेगा उसमें तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया है कि पाठ्य पुस्तक से बाल केंद्रित, यानी बालकों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में, यह भी याद रखना है कि इसमें 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। एनसीएफ 2005 जो है को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो प्रोफेसर यशपाल, ये भी रहता है 1 नंबर का प्रश्न आपका पूछा था किसकी अध्यक्षता में तैयार किया, तो वो था प्रोफेसर यशपाल, ये याद रखना है। इसके बाद है जो एनसीएफ के जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, तो ये कितने हैं? ये 5 होते हैं। यहाँ पर है 1 2 3 4 5। ये जो है ये आपके
मार्गदर्शी सिद्धांत है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो इसमें क्या बताया गया एनसीएफ में? इसमें बताया गया ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी ज्ञान को स्कूल तक ही सीमित ना रखा जाए, बच्चों को बाहरी जीवन के बारे में बताना है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो देना है। उसके बाद है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रटंत प्रणाली, यही बताया था कि जहाँ पर रटंत मिले वो आंसर गलत होगा। तो एनसीएफ 2005 में ये बताया गया है कि अब इसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, बच्चों के एक्टिविटी के माध्यम से समझाना है, अर्थात आपको रटंत प्रणाली है इससे मुक्त किया जाए। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यहाँ दिया गया ना हो, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो तो क्या हो, बाल केंद्रित हो, यानी बालकों के ऊपर ध्यान दिया गया है, यानी इसको दिया गया है। तो चौथा है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, विभिन्न प्रकार की गतिविधि एक्टिविटी वगैरह जो है उससे जोड़ा जाए। राष्ट्र मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, ये भी जोड़ा गया है कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बच्चों को राष्ट्र के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाना है, आस्थावान बनाना। अर्थात यदि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो स्कूल में पंखा तोड़ रहे हैं, ब्रेंच तोड़ रहे हैं, तो उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इससे किसका नुकसान है, इससे देश का नुकसान है, स्कूल का नुकसान है, क्योंकि इन सब चीज़ों को बच्चे आज तोड़ेंगे, इसको नहीं रोका गया तो कल बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे और उसमें जा कर के बसें तोड़ेंगे, रेल तोड़ेंगे, रेल की पटरियाँ उखाड़ेंगे। इससे हमारे समाज का ही नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा कि ये सब चीज़ आया कहाँ से, ये सारी चीज़ हमारे पैसे से बना हुआ है। अतः बच्चों में राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, इसका मूल्य उसमें लाना होगा। तो ये एनसीएफ में 5 बातें बताया गया है, ये 5 बातें आपको याद रखना है। तो पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसके बाद है एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा, ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया, तो एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों के अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। तो इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं इससे। एक हो गया जो इसका निर्माण हुआ एनसीईआरटी द्वारा, और किसके निर्देशक में, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के। तो विद्यार्थियों को क्या करना है, अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं की ज्ञान प्राप्त करनी होती है। इसके बाद एनसीएफ के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए, सभी को अवसर देना है। इसके पहले भी था जो अवसर होता तो पॉजिटिव वर्ड होता है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी को अपना जो भावनाओं है उसको व्यक्त करना है, इसका अवसर प्राप्त होना चाहिए। यही सब बातें हैं जो एनसीएफ में जुड़ी हैं, जो सुझाव हैं एनसीएफ का, इसी सुझाव को हमें समझना है और बच्चों से जोड़ कर देखना है, और परीक्षा में जो आएंगे प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम इन सुझावों को भी एक बार ध्यान में रखेंगे। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कोई भी प्रकार का जो सूचना है जब तक बच्चे तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसको डायरेक्ट उसको हम ज्ञान नहीं मान सकते हैं, ये भी इसमें कहा गया है। उसको समझना है, परखना है, निरीक्षण करना है, इसके बाद उसको व्यवहार में लाना है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। इसका अर्थात हुआ जो जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात बच्चे जो जानते हैं, बच्चों को हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे किसी भी चीज़ के बारे में, डायरेक्ट जो चीज़ नहीं जानता है उसके बारे में हम डायरेक्ट बताएंगे तो बच्चे क्या होगा, दूर भागना शुरू कर देगा। अतः हमको बच्चों को समझाना है तो पहले जो चीज़ वो जानता है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद जो हमको बताना है उस चीज़ पर ले आएंगे। अतः यदि हमको बच्चों को पेड़ पौधा के बारे में बताना है तो जैसे बच्चे जानते हैं पेड़ पौधा क्या है, पेड़ को देखा होता है, तो बच्चे एक मूर्त रूप है पेड़, तो बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम पूछेंगे, फिर उसकी जो विशेषताएं हैं वो बताएंगे। इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चे जो जानते हैं उसी चीज़ के बारे में उसको पहले समझाना है, फिर शिक्षण पद्धति की ओर ले जाना है। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाता है। एक है सजा, दूसरा है पुरस्कार। सजा तो पहले भी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सजा तो दे ही नहीं सकते हैं, अतः सजा जहाँ भी आएगा वो गलत है। सजा को सीमित किया जाए, सजा देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बच्चे को गलत वर्ड भी नहीं कर सकते हैं, दंड देना तो दूर की बात है। उसके बाद है पुरस्कार। पुरस्कार भी हर चीज़ के लिए बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए। पुरस्कार में भी क्या है, सीमित अर्थात बच्चे जब कोई विशेष कार्य करता है तब उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे उसमें मनोबल बढ़े। अर्थात इसका है जो हर काम के लिए उसे पुरस्कृत
नहीं किया जा सकता। इसलिए बताया गया कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। यानी जब बच्चा है और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो अभिभावक है, गार्जियन हैं, उसको भी यदि हम विद्यालय के कुछ कार्यक्रम में उसमें बुलाते हैं तो क्या होता है, बच्चा और जो पेरेंट्स है अथवा शिक्षक है, इन सभी का रिलेशन जो होता है, बॉन्डिंग बढ़ता है। जैसे कुछ कार्यक्रम हो गया, जैसे स्कूल में यदि हम ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं या योगा का कंपटीशन करवाते हैं, योगा करवाते हैं, सिखाते हैं, तो उसमें यदि पेरेंट्स भी आता है तो बच्चों के साथ उसका तालमेल बढ़ता है और शिक्षक के साथ भी। इसलिए कहा गया है कि सह शैक्षिक गतिविधियों में हम अभिभावकों को भी जोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका बॉन्डिंग और बढ़ेगा। एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। बिना बोझ के शिक्षा अर्थात बोझ किसको माना जाता है, रटंत प्रणाली को बोझ माना जाता है। इसके बाद भी है विषय ज़्यादा बड़ा हो, कई सारे सब्जेक्ट हो, इन सब चीज़ों को, मोटी मोटी किताबें हो, यानी बिना बोझ इन सब चीज़ों को कम करना है। तो एनसीएफ इसी को मानता है कि बोझ बच्चों पे एकदम ना पड़े। बच्चे क्या हो, जो विद्यालय के माहौल है उसमें हंसी खुशी चीज़ को ग्रहण करे, सीखे, प्राप्त करे। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाए। बच्चे जिस जगह से आते हैं उसकी जो मातृभाषा है उसी में उसको सिखाना चाहिए। चाहे आपका मातृभाषा यानी शिक्षक का मातृभाषा कुछ भी हो, शिक्षक का कुछ भी बोलता हो, लेकिन बच्चा का यदि आपके क्लास में कई सारे बच्चे हैं जिसके मातृभाषा अलग अलग है, फिर भी हम यही कोशिश करेंगे कि बच्चे उसको समझे, उसके मातृभाषा को सराहना करना। यदि हम कोई प्रश्न पूछते हैं और बच्चा अपनी मातृभाषा में जवाब देता है तो उसको प्रोत्साहित करना है, उसको गलत नहीं ठहराना है। वो दे सकता है, उसका भाव अपना व्यक्त कर सकता है, यानी उसके मातृभाषा को बढ़ावा देना है, सराहना करना है। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ये भी एनसीएफ बता रहा है कि ज़्यादा बड़ा पाठ्यक्रम होगा या मोटी मोटी पुस्तकें होंगी तो यही क्या है, असफलता का प्रतीक। इससे बच्चा क्या होता है, दूर भागता है, इसको बोझ समझता है और पढ़ाई में अरुचि दिखाता है। इन्हीं सब बातों को एनसीएफ ने सुझाव दिया है जो शिक्षकों को हमेशा याद रखना चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया है। मूल्य को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर। अतः आप बच्चों में कोई गुण परिवर्तन लाना चाहते हैं, अच्छे विचार लाना चाहते हैं, तो सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं बनेगा। तो एनसीएफ कहता है कि इसको आप अपने अंदर व्यवहार करके, यानी जो बोला गया है कि उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर। वातावरण देने का तात्पर्य है कि आप बच्चे में अच्छे व्यवहार लाना चाहते हैं तो शिक्षक को चाहिए कि खुद भी अच्छा व्यवहार करे और अच्छा से बात करे, अच्छा आचरण करे, जिससे बच्चे भी क्या होगा, शिक्षक को देखकर सीखेंगे। सिर्फ भाषण देने से या व्याख्या कर देने से बच्चे उसको अनुसरण नहीं करते हैं या ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। स्कूल से बाहर जीवन, इसमें तो पेरेंट्स का भी रोल आता है कि स्कूल से बाहर, स्कूल तक तो, विद्यालय तक तो शिक्षक का रोल ठीक है जो स्कूल में है, अच्छा वातावरण देना है, लेकिन बाहर के जीवन में जो उसके अभिभावक हैं वो भी कोशिश करें कि बच्चे को अच्छा वातावरण मिल सके। पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। अतः आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप ये कहानी की किताब पढ़ो या हिंदी की किताब पढ़ो, इंग्लिश की किताब पढ़ो। बच्चे जो चाहें, पुस्तकालय में बच्चे गए हैं वो अपने मन मर्जी से पुस्तक चुन सके और पुस्तक को पढ़े। इससे क्या होगा, उसका रुचि बढ़ेगा, पुस्तकालय में विभिन्न तरह के पुस्तकों को देखेगा और पुस्तकालय में बार बार आना चाहेगा। यदि हम पे प्रेशर करेंगे तो क्या उससे दूर भागेगा और दूसरे दिन से शायद वो आना ही बंद कर दे। अतः ये इसलिए कहा गया है कि पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। यानी जो हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्कूल में करते हैं, नाटक करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वार्षिक जो उत्सव होता है, उसमें यदि हम नाटक करते हैं, मान लीजिए देशभक्ति के ऊपर एक नाटक हुआ, तो बच्चे क्या करेंगे, विभिन्न तरह के ड्रेस पहन के आएंगे जो वहाँ पे उसके रोल मॉडल में है, और इससे क्या होगा, मनोरंजन के रूप में लेते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि शिक्षक को चाहिए कि उसका वो भाव को समझे, कि वो जो नाटक कर रहे हैं उसके सौंदर्य बोध को समझे, उसको उसमें विकास करें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। ये एनसीएफ में कहा गया है, लेकिन ये क्या है, ये तो आप मान लीजिए टीचर बन गए, तो आप टीचर बन गए, उसके बाद क्या होता है, स्कूल में विभिन्न तरह के सामान जो सरकार की तरफ से आता है, ये सरकार का काम है, निर्देशित किया गया है, ये टीएलएम वगैरह है, शिक्षण विधि का जो सामग्री वो, तो ये तो बाद में आएगा।
समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। समुदाय को यानी उसका जो समाज है या शिक्षक है, मानवीय संसाधन यानी शिक्षक भी क्या एक मानवीय संसाधन है, यानी बच्चों के लिए एक संसाधन है, संसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए। तो समाज को भी उसको क्या करना चाहिए, मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। मानसिक स्तर एवं योग्यता, एक ही क्लास में देखते हैं विभिन्न आयु के बच्चे होते हैं, विभिन्न भाषा के बच्चे होते हैं, सभी की जो सोचने की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है, सब अलग अलग होता है। इसलिए कहा गया है कि इस चीज़ को ध्यान में रखकर कि सभी एक जैसा कर सके, यानी ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बहुत तेज़ है, आगे है, उसके लिए अच्छा हम बना दिया और सबके लिए वही लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। तो बच्चा क्या होता है, अलग अलग बच्चा अलग तरह से सोचता है, अलग तरह से सीखता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। तो हम सबको ध्यान में रख के लचीला बनाएंगे इसको, जिससे क्या हो, सबके लिए उपयोगी हो। इस पर जोर दिया गया है कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है, महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना होगा और बताना होगा कि किस तरह से महिलाओं का समाज में अनादर किया गया था और आज किस तरह से उसकी स्थिति है, उसको बढ़ावा देना है। तो विभिन्न समयों पर ये करना है। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित हो। चहुमुखी विकास सिर्फ एक नहीं, चहुमुखी को हम लोग सर्वांगीण विकास भी कहते हैं। सिर्फ एक ही दिशा में नहीं देखना है, बालक हर तरफ से सुसज्जित हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, अच्छा बने, सोच सके, अच्छा लिख सके, उसका शारीरिक विकास हो, खेल कूद कर सके, नाटक कर सके, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यानी उसका चहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार। समावेशी भी एक पॉजिटिव वर्ड बताया गया था, तो इसको ध्यान रखना, समावेशी वातावरण। तो ये क्या होता है, तो बताया कि एक ही कक्षा में जो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, माने धर्म के, जाति के, भाषा के, तो उन सभी को क्या करना है, एक साथ रखना है, मिला जुला के रखना है। इसी को हम लोग कहते हैं समावेशी वातावरण, या उसको हम यदि गणतांत्रिक वातावरण बना के रखेंगे। इसके बाद है जो बहुभाषिक कक्षा शिक्षण, तीन भाषाओं के त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला की वकालत करता है। यानी एनसीएफ क्या करता है, जो हमारा जैसे भारत है, भारत में बहुत तरह के भाषा बोले जाते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का भाषा है। तो हम पूरे देश में एक ही भाषा को लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाषा, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, भाषाओं के मानने वाले लोग हैं, और बच्चे को तो मातृभाषा में ही सिखाना है। तो त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला की वकालत करता है। इसका अर्थ हो गया जैसे एक स्कूल में बच्चा यदि अपना मातृभाषा सीखता है, यदि हिंदी बेल्ट का बच्चा है तो क्या करेगा, उसका पहला लैंग्वेज हो हिंदी, दूसरा क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश सीखेगा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, और तीसरा जो होगा वो दूसरा कोई भी जैसे संस्कृत सीख सकता है या दूसरा भाषा को ग्रहण कर सकता है। यहीं पे यदि ये बंगाल का है तो उसका पहला भाषा क्या हो जाएगा, यदि वो बंगाली भाषा मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उसका हो जाएगा बांग्ला, और ये दूसरा भाषा हो जाएगा उसका इंग्लिश, और तीसरा भाषा वो कोई हिंदी ले सकता है, संस्कृत ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, अन्य भाषाएं, बहुत सारे भाषाएं को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसी को कहते हैं त्रिभाषा सूत्र, यानी 3 लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। उसके बाद है भाषा के 4 कौशल पे जोर दिया गया है। लैंग्वेज स्किल्स के क्या है, भाषा को सुनना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस पे ध्यान देना है कि बच्चे इसमें सुगमता हासिल कर सके, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीज़ों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। इनमें कई बातें हैं। बालक क्या है, सक्रिय, सक्रिय यानी एक्टिव, यानी बालक एक्टिव नहीं होगा तो वो ठीक से अधिगम नहीं कर पाएगा। शिक्षक को भी एक्टिव होना है, बालक को भी एक्टिव होना है। तो सक्रिय शब्द भी पॉजिटिव वर्ड में था। वह स्वयं से जाने और सीखें, यानी स्वयं करके जाने। हम यदि उसमें बताएंगे, उसको सिर्फ परिभाषा देकर समझाएंगे तो ज़्यादा देर तक वो नहीं याद रखेगा, समझ नहीं पाएगा। यदि स्वयं करके वो सीख रहा है तो ज़्यादा वो समझ पाएगा चीज़ को। नई चीज़ों का आजमाएं, नई चीज़ों को आजमाएं, नया नया तरीका अपनाएं, नए चीज़ करें, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। यानी गलतियां करके ही सीखे, कोई एक बार में नहीं सीख जाएगा। अतः यहाँ पर बताया गया इनसे के बालक यदि गलती करता है तो अच्छी बात है, गलती करने दीजिए, गलती कर कर कहीं सीखेगा। इसके बाद है सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधियाँ हो। सीखना जो है सक्रिय, एक्टिव हो और सोशल हो।
सीखने में यांत्रिकता, यांत्रिकता कहने का अर्थ आता है बार बार नहीं होना चाहिए। एक ही चीज़ को हम बार बार यदि बोलेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और उस चीज़ से दूर भागेगा। अतः हमें यांत्रिकता यदि कहीं पे दिखाई पड़ता है ऑप्शन में तो वो गलत होगा, बार बार नहीं करना है। देखने की डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। डर और अनुशासन ये जो है यदि ये रहेगा तो बच्चा क्या होगा, स्कूल ही आना छोड़ देगा। अनुशासन भी कड़ा नहीं होना चाहिए, डर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उसको डराना नहीं है, उसको खेल के माध्यम से आनंद बना करके पढ़ाई को आनंददायक बनाना है, जिससे क्या हो वो आराम से सीख सके, आनंद का वातावरण हो, तभी वो स्कूल आने में भी इंटरेस्टेड होगा। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, यानी सिर्फ स्कूल में नहीं, ये सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं बताया गया, एनसीएफ बता रहा है पेरेंट्स के लिए भी, यानी बालक हर जगह इम्पोर्टेंट है। स्कूल में तो है ही, स्कूल में तो निर्देश दिया गया तो हमें मानना ही है। उसके बाद है कि घर में भी और समुदाय में भी, यानी अपने घर में है या समाज में कहीं भी है तो बालक क्या महत्वपूर्ण है, उसकी भाषा संस्कृति का भी सम्मान दिया जाए। कहीं भी बालक है, यानी बालक कुछ भी बोल रहा है, वो सीख रहा है, वो कहीं भी है, यदि दूसरे भाषा वाले क्षेत्र में भी है, वो अपनी मातृभाषा में बोल रहा है तो समाज के लोगों को समझना होगा, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसके भाषा को सराहना करना चाहिए, तभी क्या होगा, बालक और खुलकर बोल पाएगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा। इसके बाद जो बताया गया है, जो मैथ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, प्राइमरी क्लास में मैथ का नेचर एकीकृत होना चाहिए, और है जो एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव उपलब्ध कराता है। यानी मैथ का जो नेचर है वो एकीकृत होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। जब आप पहले तो अलग अलग था, जैसे मैथ का किताब अलग है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, अभी तो लागू भी कर दिया गया है प्राइमरी स्कूल्स में। जैसे बच्चे हैं क्लास 1-2 के हैं तो उसके आप बुक्स को जब देखेंगे, पहले एक ही बुक्स में एक ही साथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, सबको एकीकृत किया गया है, और वो भी अलग अलग नहीं मिलेगा। यदि आपको एक चैप्टर हिंदी मिला है, उसके बाद इंग्लिश मिलेगा, फिर मैथ मिलेगा, मिला जुला हुआ है। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सीख जा रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ एक साथ वो सीख जा रहे हैं। यही बताया गया, मैथ को अलग करके ना रखा जाए, जिससे बच्चों पे बोझ ना पड़े। इसके अलावा भी पाठ्यक्रम को कई भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी किताब को और पतला कर दिया गया है। जब आप टीचर बनेंगे, जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह के बुक्स हैं तो समझ में आ जाएगा। इसलिए बताया गया मैथ का जो प्रकृति है वो एकीकृत हो और मैथ को महत्वपूर्ण माना जाए और गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित करना मतलब इसको बच्चे को इस तरह से सिखाना चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले, ये ना समझे कि मैथ सीख रहा है या उस पर बर्डन दिया जाए कि मैथ तो बहुत कठिन होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे को यदि हम बोलेंगे कि 2+2 कितना होता है, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि 2 क्या होता है और 2 को प्लस क्या होता है, उसको जोड़ना किसको कहते हैं। लेकिन वही हम दिखाएंगे कि बच्चे को ये कितना उंगली है, तो कहेंगे 2, गिन के बता देंगे, तो घर में भी करता है। दूसरे हाथ में यदि दिखाते हैं यहाँ कितना उंगली है, 2, यदि हम बोले कि दोनों को मिला दिया अब कितना हुआ, तो बच्चे आसानी से बता देंगे, वो गिन करके 1, 2, 3, 4 उंगलियाँ हैं। और बच्चे इसमें आनंद भी लेंगे, क्योंकि देख रहा है उनके पास भी उंगली, वो भी करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, समझेंगे। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना है। यही एनसीएफ बार बार इसी पर जोर देता है। इसके बाद बताया गया कि एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है, प्रमुख सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, यानी भार होना ही नहीं चाहिए बच्चों के ऊपर, यही दिया गया है इसमें। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, यानी शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है एनसीएफ का, शिक्षक के प्रति ज्ञान का स्रोत नहीं है, यानी शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। हम लोग तो पहले समझते थे, पहले का जो पाठ्यक्रम था, शिक्षक बहुत ज्ञानी है, शिक्षक जो बताएंगे वही, यानी यहाँ पे शिक्षक को ज्ञान का स्रोत मानने से इनकार किया गया है। तो शिक्षक क्या है, ज्ञान का स्रोत नहीं तो क्या है, वो क्या करते हैं, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक है। अर्थात जो हमारा शिक्षा प्रणाली ने हमको दिया है व्यवस्था, जो किताबें दिया है, पुस्तक दिया है, उसके ज्ञान को बच्चों तक जो पहुंचाना है, उसको विभिन्न तरीक़ों से, आसानी तरीक़ा से, किस तरीक़ा से बच्चा सीख पाएगा आसानी से, इसको ले जाना है। यानी सुगम करता है, यानी सहजतापूर्वक बच्चों को भेजना है, इसको सुगम करता
कहते हैं एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। एनसीएफ मानता है प्रत्येक बच्चे एक जैसा नहीं होता है, सब में अलग अलग तरीके से, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देरी करता है सीखने में। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री, पूर्व ज्ञान यानी पहले से ही वो कुछ जानते हैं। बच्चे बताया गया था कोरा कागज़ नहीं है, स्कूल में या विद्यालय में आने से पहले उसको बहुत सारा ज्ञान पहले से प्राप्त होता है। एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं, यानी बच्चे देखते हैं चीज़ को, आप जो समझाते हैं उसके बारे में सोचता है, सुनता है, बाहर देखता है, तुलना करता है, इसके बाद वो कंक्लूजन निकालता है और अर्थपूर्ण निर्माण करता है और समझता है। अतः बच्चे क्या है, सोच सकता है, समझ सकता है, उसमें सोचने की शक्ति अभी डेवलप हो रही है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कहा गया है एनसीएफ 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है रचनावाद की। एनसीएफ में ये लिखा गया है कंस्ट्रक्टिविज्म का जो है समझ प्राप्त होती है। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया, सीटेट में तो बार बार आता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर की। हमेशा आपको याद रखना है कि किसके अनुसार, ये भी देखिएगा कि प्रश्न जो है किसके अनुसार है, एनसीएफ के अनुसार है या दूसरे कोई विषय के अनुसार है। यदि एनसीएफ के अनुसार है तो शिक्षक की भूमिका सिर्फ सुविधादाता, इसको हिंदी में कहते हैं सुगमदाता भी कहते हैं और या फैसिलिटेटर भी कहते हैं। इसके बाद है एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, ये तो आप जानते ही हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है। तो बहुभाषावाद, अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है बहुभाषावाद, मल्टी लिंग्विलिज्म। इसके एनसीएफ क्या करता है, जो सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को सीखने पर बल देता है, यानी बच्चे कर करके सीखेंगे, बच्चे करेंगे, गलतियां करेंगे तो सीखेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनसीएफ जो है हमें क्या क्या सुझाव दिया, और भी देखें कि एनसीएफ से किस तरह का प्रश्न आता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या पॉइंट से हमने लिखे, इसमें जोड़ा है, और इसी सब रिलेटेड टॉपिक या इसी पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है और आया भी है। इसके बाद हम इसका जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना करने से आपका जो एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आ जाएगा और आप कर पाएंगे। धन्यवाद।